हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यहाँ पर ये जो असेसमेंट है बेसिकली सेक्शन नंबर 47 के अंदर होती है। इसको एक री असेसमेंट भी एक तरह से कहते हैं। तो सेक्शन नंबर 147 जो कि हमारे सामने बात करता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, और इसको हम कह सकते हैं री असेसमेंट। अब इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही क्रिस्प मैनर में ये समझेंगे कि यार इस चीज में सीक्वेंसिंग क्या होती है। ठीक है कि भाई जो 147 की जितनी प्रोसीडिंग्स हैं यहां पर अगर देखा जाए तो मेनली 147 से लेकर सेक्शन नंबर 151 तक यहां पर कवर्ड है, जिनके अंदर आपके इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के बारे में बात होने वाली है, रीअसेसमेंट के बारे में बात होने वाली है। एंड यहां पर हमें बेसिकली एक पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि किस प्रोसीजर के दायरे में हमें ये सारे के सारे काम करने होंगे, हमें यानी कि डिपार्टमेंट को। यहां पर हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के साइड से कि डिपार्टमेंट को कब लगेगा कि भाई हमें इसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना चाहिए। उसके बाद वो एसएससी को इंटीमेट करेगा कि भाई ये जो चीजें हैं इन चीजों के बेसिस पे हमें आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट यानी कि री असेसमेंट यहां पर करना है। और फिर उस बेसिस पे आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, आगे आगे जो भी चीजें होने वाली है वो होंगी। तो यहां पर एक प्रोसीजर दिया गया है कि अगर आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है जो कि होता है अंडर सेक्शन नंबर 147, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 148 ए का पालन करना होगा, जो कि कहता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा सामने वाले एसएससी को कि भाई आपको इस बेसिस पे, इस चीज के बेसिस पे आपके ऊपर हम रीअसेसमेंट करने वाले हैं, रीअसेसमेंट के प्रोविजंस लगाने वाले हैं। तो भाई ये आप समझ जाओ। तो बेसिकली अभी वो चीजें स्टार्ट नहीं हुई है, अभी रीअसेसमेंट या ये प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट करने से पहले कह रहे हैं कि भाई बता दे हमें, अगर तेरे को लगता है कि इसकी तेरे पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है तो लेट अस नो। तो आगे 147 तक तुझे लेके ही नहीं जाएंगे। ये बात कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 148 ए। उसके बाद हम यहां पर चेक करेंगे कि भाई कहीं पर कोई हायर अथॉरिटी तो नहीं है ऐसी जो कि इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। तो उस चीज को चेक करने के बाद यह ध्यान में रखा जाएगा कि भाई अगर उस नोटिस को पास करना है तो एक अपर अथॉरिटी उस नोटिस को पास करे। वो बात कहता है हमारा सेक्शन नंबर 148 बी। अब ये सारी चीजें जब हो गई क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद आप नोटिस दे सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 148 जो कि आपके यहां पर बात करता है नोटिस के बारे में। ठीक है, तो भाई यहां पर ये सारे के सारे प्रोविजन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज के लिए कि हम इस सेक्शन के अंदर जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने वाले हैं या फिर जो रीअसेसमेंट करने वाले हैं उसका नोटिस दे सके, उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सके। तो इन सब चीजों को यहां पर ध्यान में रखना होगा। तो देखो कितना आसान है, आपको बेसिकली इस सीक्वेंसिंग को याद रखना है कि 147 की प्रोसीडिंग के लिए पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, फिर देखेंगे कि भाई अगर नोटिस देना है तो किसकी रजामंदी से वो नोटिस दिया जा सकता है कि भाई कहीं हायर अथॉरिटीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। और फिर उसके बाद आप उसको नोटिस दे दोगे और एक बार नोटिस चला गया तो उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट यहां पर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या यहां पर कोई टाइम लिमिट है? क्या भाई कितने भी टाइम तक कभी भी गड़े मुर्दे उखाड़ के आपसे डिपार्टमेंट पूछ लेगा? तो द आंसर इज नो। यहां पर एक रिक्वायरमेंट है, यहां पर एक रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपके पास नोटिस दिया जाएगा या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, तो उस नोटिस के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उन दोनों की ही एक टाइम लिमिट है। ठीक है, देखो हमारे पास लॉ के अंदर दो टाइप के केसेस होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका नॉर्मल केसेस, ठीक है, और एक होते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो कि आपको स्पेसिफाई किए जाते हैं कि भाई ये जो केसेस हैं ये स्पेशल केसेस की कैटेगरी में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें कौन से बताए गए हैं? वो जहां पर 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहां पर ये स्पेशल केसेस हो जाएंगे। 50 लाख से ज्यादा की जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व है तो, और मोर।
ठीक है, तो ये यहां पर याद रखना। तो ये अगर इन्वॉल्व है तो यहां पर स्पेशल केसेस हैं, वरना नॉर्मल केसेस। अब इसकी वजह से डिफरेंस क्या आता है, तो जो आपको टाइम लिमिट अलाउ करी गई है, जिस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाएगी या फिर आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, वो इन्हीं बेसिस पे डिसाइड होगा। तो अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूं तो भाई 3 साल तक का टाइम है, 3 इयर्स तक का टाइम है नॉर्मल केसेस के अंदर, फॉर सेक्शन नंबर 148A के पर्पज से। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो दिया जाएगा वो आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर के खत्म होने के अंदर अंदर, असेसमेंट ईयर जो होगा उस असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाएगी कि भाई हमें बता दो कि हम आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्यों ना करें। ठीक है, अब स्पेशल केसेस की अगर बात करें तो भाई इन गड़े मुर्दों को उठाड़ा जा सकता है 5 साल पहले तक के भी। सेम चीज 5 इयर्स, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर 148A, और यहां पर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई नोटिस के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, तो नोटिस के लिए यहां पर टाइम दिया गया है 3 मंथ्स का। तो यहां पर 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है, तो बेसिकली इसी को ऐड कर दो। तो नोटिस के लिए टोटल मैक्सिमम टाइम आपका कितना है कि 3 साल के अंदर अंदर 148A का नोटिस देना है, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस देना है। तो यानी कि टोटल में आपके पास टाइम हो गया 3 इयर्स प्लस 3 मंथ्स और 5 इयर्स प्लस 5 मंथ्स। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो ये एक टाइम लिमिट है जिसको मद्देनजर रखा जाएगा, और अगर उससे एक्सीड हो जाता है तो नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहां पर आता है। उसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि ये जो 3 मंथ्स हैं इनको किस तरीके से गिना जाएगा। अब देखो, मान लो जून के मंथ में, जून के मंथ में आपका 148 का नोटिस, 148A का अपॉर्चुनिटी दी गई। ठीक है, तो उस मंथ के जून के एंड से 3 मंथ्स कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी जून तो पूरा गया। ठीक है, जून के मंथ में मान लो 15 जून को आपको अपॉर्चुनिटी दी गई, तो जून तो पूरा गया समझ लो। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हैं जिन 3 महीनों के अंदर अंदर नोटिस नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 148 आपका पहुंच जाना चाहिए। सेम अप्लाइज टू बोथ द केसेस। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये हुआ प्रोसेस फ्लो नोटिस तक का। अब नोटिस एक बार चला जाएगा तो यहां पर आपकी आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट। अब क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर की एक ये जो टाइम लिमिट्स हमने यहां पर देखी इनको भी सरपास कर दिया जाएगा। तो भाई देखो, अगर कोई मान लो ऑर्डर पास होता है, ठीक है, ऑर्डर पास होता है बाय, अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है बाय CIT अपील्स या फिर आईटेट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उस ऑर्डर के अंदर कोई चीज फाइंडिंग्स निकल के आती है और उसके बेसिस पर अगर आपको, तो यहां पर आपको पूरा का पूरा आपको एक अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाएगा। तो बेसिकली इन सारे ऑर्डर्स में कोई डायरेक्शन, कोई फाइंडिंग आई या कोई डायरेक्शन आई, तो उस केस में, और वो फाइंडिंग या डायरेक्शन है वो किससे से रिलेटेड हो सकती है, वो ये कह सकती है कि भाई कोई इनकम है जो एक असेसमेंट ईयर से हटा के दूसरे असेसमेंट ईयर में आनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसी इनकम है जो एक असेसी की जगह पर दूसरे असेसी की इनकम बननी चाहिए। तो ऐसे जो डिसीजंस होंगे उनमें टाइम लिमिट को नहीं देखा जाएगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स हुए कि कोई ऑर्डर पास हुआ बाय CIT अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें की फाइंडिंग्स या डायरेक्शन आई, और जो डायरेक्शंस थी वो डायरेक्शंस क्या थी कि भाई एक असेसमेंट ईयर की इनकम उस असेसमेंट ईयर में नहीं आएगी, किसी और में आएगी। तो बेसिकली कई बार क्या करते हैं, एक असेसी क्या कर सकता है कि यार किसी साल इनकम बहुत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कुछ पार्ट ऑफ द इनकम उस साल की इनकम ना दिखाकर किसी और साल की इनकम दिखा देगा ताकि दोनों साल टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कर रहा है तो जिस साल की वो बनती है उसी साल में उसको रखा जाएगा, और उसके लिए उसका जो असेसमेंट है उसके नोटिस की कोई चिंता नहीं करनी। अगर आपका टाइम एक्सीड भी हो चुका है तब भी उसको नोटिस दिया जा सकता है। और सेम वे कोई इनकम किसी और असेसी की बननी थी, उसको किसी और के असेसी के हाथ में दिखाया गया, तो उस केस के अंदर भी आपके चीज को यहां पर कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन
एक बात और ध्यान रखना है यहां पर कि जिस टाइम पर वो जो एओ का ऑर्डर पास हुआ था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट अपील की गई और ये ऑर्डर पास हुए। देखो होता क्या है, पहले एओ ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद ये जो लोग हैं यहां पर अपील की जाती है उस एओ के ऑर्डर के बेसिस पे। तो ये जो अपील की गई थी यहां पर फाइंडिंग्स आई थी जिसके बेसिस पे हमने आपको बताया कि वहां पर टाइम लिमिट नहीं देखेंगे। बट यहां पर मैं ध्यान से सुनना इस बात को कि जब एओ का ऑर्डर इनिशियली पास हुआ था, ये सेकंड स्टेप है जिसकी हमने बात की थी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एओ ने कोई ऑर्डर पास किया होगा जिसके अगेंस्ट अपील में इन लोगों के पास वो लोग गए होंगे और वहां पर कुछ डायरेक्शंस आई होंगी, और वहां पर ये डायरेक्शंस अगर आई होंगी तो अनलिमिटेड टाइम है, 3 साल 5 साल को नहीं गिनेंगे। लेकिन वो कंडीशन अप्लाई कब नहीं होगी कि जिस दिन एओ का ऑर्डर इनिशियली पास हुआ था, अगर उस टाइम पर वो टाइम लिमिट एक्सीड हो चुकी थी, यानी कि जब पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस एओ का ऑर्डर पास हुआ, उस टाइम पर वो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई थी, तो भाई आज की डेट में इन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी उस चीज को, उन गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ा जा पाएगा, वो चीजों को नहीं छेड़ पाओगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि भाई इन ये जो पूरा का पूरा असेसमेंट होने वाला है ये भी फेसलेस मैनर में होगा। तो भाई देखो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या ध्यान से देखा। सबसे पहली चीज हमने यहां पर समझा कि 147 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट को करने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो कब तक, 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर ही होगा। उसके एंड ऑफ द मंथ के 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस की भी लिमिट 3 महीने की यहां पर आ जाती है। इन लिमिट्स को नहीं देखेंगे। अगर किसी अपील्ड ऑर्डर का ऑर्डर दिया है सीआईटी ने, आईटेट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें असेसमेंट ईयर को चेंज करना है या फिर असेसी को चेंज करना है, तो वहां पर लिमिट नहीं देखेंगे। लेकिन हम लिमिट देखेंगे कब, जब एओ ने इनिशियली ऑर्डर पास किया था उस टाइम पे भी अगर हम नहीं पास अप नोटिस भेज सकते थे, यानी 5 साल और वो 3 साल की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी जब एओ का ऑर्डर पास हुआ था जिसके अगेंस्ट यहां पर अपील की गई थी, तो उस केस में भी आपको टाइम लिमिट देखनी पड़ेगी। तो वहां पर अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलेगा और फेसलेस मैनर में ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स होने वाली है। तो भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो आपको पता होना चाहिए कि भाई 147 का क्या मतलब है, 148 का क्या मतलब है, 148 ए का क्या मतलब है, टाइम लिमिट्स ध्यान रखनी है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम के अंदर। और अनलिमिटेड टाइम जो है ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किन सिचुएशंस में अनलिमिटेड टाइम मिलेगा और किस कंडीशन की वजह से वो नहीं मिलेगा। तो यहां पर बस एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा याद रख पाना मुश्किल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए दोबारा सुने कि एओ का ऑर्डर जब पास हुआ था तो हम देखेंगे क्या उस टाइम पर नोटिस भेजा जा सकता था। अगर उस टाइम पर नोटिस नहीं भेजा जा सकता था तो आज की डेट में भी भले ही यहां पर डायरेक्शंस में कुछ निकला हो, स्टिल अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलेगा, टाइम लिमिट को कंसीडर किया जाएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को थोड़ा क्रिस्प मैनर में समझाना मुझे जरूरी लगा तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई और टॉपिक्स लगते हैं जिन पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं डेफिनेटली उनके ऊपर वीडियोस आपके लिए सामने लाकर रखूंगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।